हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर मलिक। स्वागत करता हूं आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। नाउ लेट्स क्रैक गेट ईएससी विद अन अकेडमी। आप में से बहुत सारे लोग गेट ईएससी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि उस तक पहुंचना या उसमें ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करना थोड़ा सा कठिन है। देखिए मेरे बच्चे, अन अकेडमी के साथ आप जुड़िए, मेरे साथ आप जुड़िए। यू विल बी एबल टू क्रैक गेट ईएससी इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आप हमारे सारी वीडियोस, सारी रिकॉर्डिंग, सारे लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं और जो भी हम प्रैक्टिस सेशंस आपको देते हैं, जो क्विजेस हम आपको देते हैं, उन क्विजेस को आप अच्छे से फॉलो करते हैं। तो देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको सही रास्ता पता होना चाहिए और वो सही रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पहले मेरे बारे में जान लीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। एक सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी में हूँ, अंकुर मलिक नाम है हमारा। It's been now more than 6 years, in fact the 7 years we have been teaching in the field of GATE, ESC or PSUs, and we have been producing an all India rank। हमने बहुत बार खुद भी किया है बच्चे, और सामने से स्टूडेंट से भी करवाया है। सो सी, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपके काम नहीं आया तो उस एक्सपीरियंस का कोई मज़ा नहीं रहेगा, उस एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो बेटर यू कीप फॉलोइंग अन अकेडमी और कीप फॉलोइंग अस, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में पढ़ते रहना डिटेल में। चलिए, मुद्दे की बात यह है, नाउ आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ हम डिटेल में सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए मेरे भाई, एक सब्सक्रिप्शन है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मान लेते हैं कि आपने आज 1 साल का प्लान लिया और उससे आप कुछ लिमिटेड वीडियोस देख पा रहे हैं। नो, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस। यू लर्न फ्रॉम लाइव वीडियोस और द रिकॉर्डेड सेशंस। कई बार आप बिजी हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं, तो यू गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। डिटेल्ड कवरेज ऑफ द सिलेबस, टॉप एजुकेटर्स इन ऑन वन प्लेटफॉर्म, डिफरेंट फैकल्टी आपको मिलेगा हर कोर्स के लिए। देखिए बेटा, बहुत ये सारे पॉइंट्स जो हैं थ्योरेटिकल अभी आपको मालूम हो सकते हैं, बट इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आप क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, यही वो 3 मुद्दे हैं जो आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ रहे हैं, आपको पूरा डिटेल्ड कवरेज मिलेगा जैसा मैंने लिखा। किससे पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग फ्रॉम द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी। उसके अलावा कैसे पढ़ रहे हैं, यू हैव टू ट्रस्ट आवर पैटर्न। आपको हमारे पैटर्न पे भरोसा जताना होगा, क्योंकि आपको कम से कम समय में आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य हम कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। हमने इसको पहले भी किया है। धीरे धीरे लेक्चर्स में आई विल बी कोटिंग द एग्जांपल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से ऑल इंडिया रैंक्स को प्रोड्यूस किया है। इंटरेक्शन और डाउट क्लासेस जो भी होगा बच्चे, उनका अच्छे से फ़ायदा उठाना है, उनको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स को क्लियर करना है और इंटरेक्ट करना है मुझ तक जितना आप पहुंच पाए। जो भी मेरा लाइव सेशंस होगा उसमें नीचे कमेंट करिएगा, उसमें आपको सारा बताइएगा कि क्या आपको चेंजेस इसमें चाहिए। रेगुलर और प्रॉपर शेड्यूल क्लासेस होंगी, आपको पहले से शेड्यूल मिल जाएगा, आपको पहले से प्लानिंग मिल जाएगा। और हाईली रिसर्च ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। देखिए, हर वीडियो में एक थंब रूल मैंने आपको बोला है, मैं हमेशा बोलता रहूँगा, इस वीडियो में भी आपको वो थंब रूल दिया जा रहा है। एंड द थंब रूल सेज, मोर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बेटर विल बी द रैंक। जितना ज़्यादा प्रश्न आप अपने हाथ से लगाएंगे उतना बेहतर आपका रैंक होता जाएगा। ऑल इंडिया रैंक जिसको हम कहते हैं, गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, स्टेट, पीएससीज, जो भी पेपर आप देना चाहते हैं सब में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस द क्वेश्चंस जो आपको आपका सब्जेक्ट टीचर दे रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको दूंगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको दूंगा। सो यू बेटर फॉलो माय प्लान। आप पूरा उसको फॉलो करते जाइए, आपका कोई भी एग्जामिनेशन किसी भी स्टेट का आपका नहीं रुकने वाला है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा सबसे पहले ये पूछता है कि सर फिर कैसे करें, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, ले लें क्या? 2-3 महीने का दिखा रहा है, 6 महीने का? नो बेटा जी। If you really want to prepare for GATE ESC seriously, you have to go for at least 12 months। और जो बच्चे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, they should go for 24 months। उसका कारण है बेटा, देखिए आप जहाँ से भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके मिसकॉन्सेप्शंस हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे ही नहीं पता है, उनको वी कैन नॉट टीच यू ओवरनाइट, वी नीड टाइम फॉर इट। और वो समय आप हमें देंगे और उस समय का सदुपयोग करना हमारा काम है। बस आप आराम से 12 मंथ्स, 24 मंथ्स का पैकेज सब्सक्रिप्शन लीजिए और हम पे भरोसा रखिए।
अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा फीस का कुछ करिए इसमें, तो देखिए बेटा AMUS, AM स्टैंड्स फॉर अंकुर मलिक जो कि मेरा नाम है, US स्टैंड्स फॉर अनअकैडमी स्टडीज। तो ये जो पूरा आप AMUS का रेफरल कोड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी जो 1 साल की फीस रहेगी वो मात्र 22,500 है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज आपको अनअकैडमी में मिल रहा है वहाँ जाते हैं तो यू एटलीस्ट हैव टू पे 1 लाख रुपी। और उसके अलावा कोई बच्चा हिमाचल से दिल्ली रहने आता है, या कोई बच्चा मान लेते हैं महाराष्ट्र के किसी रूरल पार्ट से मुंबई जाता है या पुणे जाता है पढ़ने के लिए, उसको वहाँ का अकोमोडेशन बियर करना पड़ता है, न जाने कितना खर्चा होता है। सो प्लीज़ सेव दोज एक्सपेंसेस। आप जहाँ हैं वहीं रहें, वहीं से पढ़ें, बस इंटरनेट कनेक्शन एक ले लीजिए। थोड़ा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा तो और अच्छे से आप लाइव क्लासेस को सीख पाएंगे। और फीस भी आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं बेटा जी तो एक सब्जेक्ट का ट्यूशन इतना होता है जो कोई भी लोकल मास्टर टेक्निकल सब्जेक्ट्स का देता है। तो थोड़ा सा समझिएगा बात को, एंड प्लीज गो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, या फिर 2 साल का लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। एंड यूज दिस रेफरल कोड AMUS। चलिए, आपका फायदा होगा, आपको डिस्काउंट उसमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आज के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज देखिए, हमने पहला वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था। मैंने आपसे वादा किया था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका ना कोई क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा, ना किसी भी एग्जामिनेशन में आप मात खाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे जो आपने कभी नहीं देखे। अब आप सुनिएगा कि पहला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवेज। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है थोड़ा समझिए। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिक एलिमेंट्स। कुछ बेसिक डिजाइन एलिमेंट्स, देखिए एक तो मेरा बच्चा जो है, प्यारे से बच्चे जो हमारे डियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोई भी डिजाइन नाम के शब्द से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, वो भाग जाते हैं। तो मेरे बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि डिजाइन शब्द जितना आपको कठिन दिखता है उससे बहुत ज्यादा आसान ये है, बहुत ज्यादा आसान ये है। कैसे आसान है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आपको उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपको कभी उस तरीके से उसको सिखाया नहीं गया है। So geometric design of highways is studied with the help of geometric design basic elements। तो जब भी कोई आपसे ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में बात करता है तो समझ लीजिए आप किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन के बेसिक एलिमेंट्स की आप बात करेंगे। वो बेसिक एलिमेंट्स क्या है आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। आपको अलग अलग वीडियोस में सारे बेसिक एलिमेंट्स को सिखाया जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम एनालिसिस की बात करते हैं। जब भी हम एग्जाम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना तवज्जो है। जब तक हमें ये नहीं पता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता क्या है तो हम उस पर नहीं जा सकते हैं, या महाराष्ट्र से पुणे का जो रास्ता है, मुंबई से पुणे का, जब तक रास्ता नहीं पता हम नहीं जा सकते हैं भाई। सो अंटिल अनलेस वी डू नॉट नो व्हाट इज द वेटेज ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडीइंग दैट टॉपिक, देन उस टॉपिक के वेटेज को हमें अच्छे से समझना होगा। तो एग्जाम एनालिसिस को जरा सा सुनिए। द बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन इंक्लूड सेवरल पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे जैसा मैंने आपको बताया, which are of great importance in the examination GATE ESE। GATE ESE में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा अगर आप उसमें अच्छा स्कोर या ऑल इंडिया रैंक पाना चाहते हैं। तो एक बात निश्चित है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन इज हाईली कॉन्सेप्चुअल। देखिए मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होंगे। तो जब फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हो जाएंगे मेरे भाई तो कैलकुलेशंस अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको एक बात जहन में बिठाना है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका मैथ से कभी पीछा नहीं छूट सकता है। यू हैव टू बी क्विक इन द कैलकुलेशंस। और जब गेट की आप बात करते हैं तो कैलकुलेटर काम में आ जाता है। बट आई विल सजेस्ट यू टू मेक कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर एज मनी यू कैन। तो आपको सिखाया भी जाएगा कि कैसे वो कैलकुलेशंस हमें करना है। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत फॉर्मूलाज होंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस। और जहां कैलकुलेशन हो गया मेरे बच्चे, वो टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? वो गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए, इसीलिए आपकी फुल अटेंशन ऑफ द लर्नर्स इज रिक्वायर्ड। आपकी पूर्ण कंसंट्रेशन मुझे सारे टॉपिक्स में रिक्वायर्ड होगी ज्योमेट्रिक डिजाइन के। इस वीडियो को रिपीट पे लगा के देखिएगा अगर ना समझ में आए तो बेटा जी। और जो भी डाउट्स होंगे तो डाउट सेशंस में यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद मी। वैसे कोई डाउट रहने वाला नहीं है, हम इसको इतना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं। अच्छा एक चीज और है कि सर इतनी अटेंशन मांग रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। बेटा डोंट वरी, यू विल बी अवॉर्डेड विद द मार्क्स। आपको बहुत इसमें
नंबर मिलने वाले हैं। हर चीज में आपको रिवॉर्ड जो है वो पैसे के रूप में नहीं मिलता है मेरे भाई। आपको अगर अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एनालिसिस ये किया गया है कि जो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इससे 80% से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो 20% तक ही इसमें सीमित रहते हैं। तो माने कि ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां भी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ज्योमेट्रिक डिजाइन बेसिक एलिमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, जिसपे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवेज डिपेंड करता है, उसमें सबसे पहला डिजाइन एलिमेंट जो रहता है बेटा जी वो रहेगा डिजाइन स्पीड। ये डिजाइन स्पीड क्या है? देखिए बेटा, बहुत ज्यादा डेफिनेशन, जितना बुक्स आप देखेंगे उतना ज्यादा डेफिनेशन आपको इसका मिलता चला जाएगा। बट रिमेंबर माई वर्ड्स, सिंप्लीफाई करके बताने का काम हमारा है, आपका नहीं है। आप ट्रस्ट करिए नोट्स पे, आपको मजा आएगा। देखिए, the design speed is used to determine all the other design elements। देखिए, जितने भी मेरे अदर ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स हैं उन सबको डिजाइन किया जाता है यूजिंग द डिजाइन स्पीड। देखिए मेरे भाई, जब तक आपको ये नहीं पता है कि हाईवे पे किस स्पीड से चलना है, आप बाकी डिजाइन एलिमेंट्स कैसे तैयार कर सकते हैं? तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। डिजाइन स्पीड शुड बी लॉजिकली डिजाइंड कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। देखिए, डिजाइन स्पीड को ऐसा नहीं है कि सर मुझे ना 100 बहुत पसंद है, 100 आउट ऑफ 100 जब सुनता हूं तो सर मजा आ जाता है, और मैं अब यहाँ पे डिजाइन स्पीड रखूंगा 100, 100। और ये आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं जाके कहीं शिमला से ऊपर पहाड़ों में। अरे मेरे भाई, वहां 100 की स्पीड पे गाड़ी चलेगी तो पलट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कैसे? वो भी आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। So remember one thing, the design speed should be logically designed keeping in mind all other parameters. I hope you get it. चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस इसकी मैंने आपके लिए तैयार की हैं। वो डेफिनेशंस ये तीनों हैं। इन 3 डेफिनेशन से बाहर कोई क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया है और ना मुझे उम्मीद है कि कभी पूछा जाएगा। चलिए, डिजाइन स्पीड इज द मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑन अ हाईवे। जो लोग इसको सरल भाषा में जानना चाहते हैं कि इट इज द मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑन अ हाईवे, माने कि हम मैक्सिमम स्पीड कितना परमिट कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड ऑल टाइप ऑफ ड्राइवर्स। उसमें आप जैसे यंग स्टूडेंट्स भी रहेंगे जिनका दिमाग बहुत जोशीला है, जो क्या करते हैं कि जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे ऐसा एक्सेलरेटर दबाएंगे कि गाड़ी भागने लगेगी, उड़ने लगेगी। और उसमें वो लोग भी रहते हैं बुजुर्ग जो बेचारे ब्रेक भी बहुत मुश्किल से लगा पाते हैं। तो बेटा जी, ये वो मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड है जो किसी भी हाईवे पे एक सिविल इंजीनियर या एक हाईवे इंजीनियर अलाउ करेगा। कैसे, वो भी आपको समझाएंगे। चलिए बात करते हैं। द डिजाइन स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी मेंटेन्ड ऑन अ सेक्शन ऑफ हाईवे सेफली वेयर ऑल कंडीशंस आर आइडियली फेवरेबल। अब आप बोलेंगे सर ये मैक्सिमम अलाउएबल क्यों है, मैं इससे ज्यादा अलाउ क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरा मन है सर, किसी को 100 पसंद है, मुझे 200 पसंद है सर, भेजो ना सर 200 की स्पीड पे। बेटा समझिए, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिसको मेंटेन किया जा सकता है सेफली। माने कि अगर इससे ज्यादा हम कुछ करते हैं तो इट वोंट बी सेफ। और ये सेफ भी कब है? व्हेन द ऑल कंडीशंस ऑन द हाईवे आर फेवरेबल या आइडियली फेवरेबल। आइडियल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे भाई। तो अगर डिजाइन स्पीड आपकी 120 है तो 100 पे ही चलिएगा। 20 का मार्जिन आप छोड़ दीजिए, किसके लिए? नॉन आइडियल कंडीशंस के लिए। आप इसको समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। द डिजाइन स्पीड इज द हाईएस्ट स्पीड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द फास्टेस्ट ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आपके लिए बना है बेटा। द फास्टेस्ट वंस, अच्छा जी, विच इज नॉट रिकमेंडेड। यहां से शायद आपको क्लैरिटी मिलेगा कि डिजाइन स्पीड से क्यों बचना चाहिए। देखिए बेटा, इट इज द हाईएस्ट स्पीड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द फास्टेस्ट ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स। माने आप कॉलेज के 4-5 लड़के चल दिए, मैं क्या सर आज जाएंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे, और ऐसा बाइक को भगाएंगे, ऐसा गाड़ी को भगाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बेटा आप धीरे धीरे पता लगा सच में नजर नहीं आ रहे हो किसी को। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। डिजाइन स्पीड हाईएस्ट स्पीड वैल्यू है जिसको मेंटेन किया जा सकता है सेफली, या फिर जो फास्टेस्ट ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स कभी चलेंगे वहां पे, उससे ज्यादा आप नहीं चलाएंगे, which is not recommended. It is not recommended
As a highway engineer, I am not recommended it to you, or as a civil engineer, you will also not recommend it to anyone. चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिजाइन स्पीड डिपेंडेंसी। सर ये डिजाइन स्पीड आप बोले तो जा रहे हैं, ये समझ भी आ गई कि क्या है मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड, लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है सर? बेटा ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ रोड पे। सबसे पहली बात, कैसे रोड पे आप जा रहे हो? कोई हाईवे है, कैसा हाईवे है मान लेते हैं, अगर हाईवे है तो भगाओ, 100 पे भगाओ। लेकिन अगर वही हाईवे हिल्स में है तो 100 पे मत भगाओ, 40 पे चलाओ। तो सेकंड पैरामीटर जो आता है वो आता है टेरेन और टोपोग्राफी, माने कि किस टोपोग्राफी में कौन सा टाइप ऑफ रोड है, इट विल डिसाइड द डिजाइन स्पीड। दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है। टाइप ऑफ रोड पे डिपेंडेंसी कैसे है कि भाई नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है। अरे सर सारा तो नाम बता दिया आपने, यही तो हम क्लासिफिकेशंस होती है सर हाईवेज की। बेटा जी जिसको आप क्लासिफिकेशंस आज तक मानते आए हो वो एक्चुअली क्लासिफिकेशंस नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट को आज झुठला दिया जाएगा। यू विल कम टू नो कि सर हमारा क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। सो अभी इतना बस आप जानिए कि टाइप ऑफ रोड कैसा है, तेज चलने वाला है कि मंदा चलने वाला है। यू कैन मूव फास्ट ऑन द हाईवे और द स्लो ऑन द हाईवे, उस पर डिपेंड करेगा कि डिजाइन स्पीड का वैल्यू क्या रहेगा। टोपोग्राफी क्या है? पहाड़ हैं, हिल्स हैं, रोलिंग है, स्टीप है, प्लेन है, जो हमने बात किया था टेरेन का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसको दिखाया था, नहीं दिखाया था अभी फिर दिखाएंगे, देखिएगा। सो बेटा जी the design speed will depend on the two parameters. Number one is the type of road, second is the terrain or topography. You can see those arrows meeting on one point and that one point is design speed. Let us proceed. और अब आपको दिखाते हैं वो चीज जो आपने कभी ना देखी होगी ना शायद सुनी होगी। चले, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ रोड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज। ये हाईवेज क्या होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आपने बताया था हमने हाईवे अलाइनमेंट से कैसे बनाया जाता है सेंटर लाइन को फिक्स करके, वो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख भी लिया था। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज फाइंड इट ऑन द अनअकैडमी ऐप, इट इज फ्री फॉर ऑल। उसको देखिए और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से सही का इंट्रोडक्शन अपना करा लीजिए पहले भाई। चलिए अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज की। कैसे हाईवेज को क्लासीफाई किया जाता है? आप बोलेंगे सर हाईवेज 2-4 तरह के होते हैं सर, नेशनल हाईवे होता है और स्टेट हाईवे होता है सर, ये होता है सर, वो होता है सर। बेटा जी समझिए, हाईवेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ओनली इनटू 2 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है अर्बन रोड्स, दूसरा है रूरल रोड्स और द नॉन अर्बन रोड्स। तो अगर कोई पूछता है हाईवेज का क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज ओनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, अर्बन रोड्स, रूरल रोड्स, या फिर इसी को बोलते हैं नॉन अर्बन रोड्स। चलिए अब इसके आगे पूरा क्लासिफिकेशन आता है, कैसे देखिएगा। अर्बन रोड्स में जो क्लासिफिकेशन है आप में से कम लोगों ने इसको सुना होगा, और रूरल रोड पे जो है वो सारा आपने सुना होगा। नागपुर प्लान है कि कौन सा प्लान है, अगर वो डाउट दिमाग में आ रहा है तो उसके लिए हमारी जो भी IRC की मीटिंग्स की वीडियो मैं आपको दूंगा उसको डिटेल में देखिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। लेकिन अभी क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज पूछता है, अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आपको यही लिखना है, अर्बन रोड्स और द रूरल रोड्स और द नॉन अर्बन रोड्स। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज अर्बन रोड्स, इसके बारे में हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे, क्रैम, इफ यू विल ट्राई टू क्रैम इट, तो आपको करना है 3 to 5 दिस साइड, 3 to 5 दिस साइड, माने के 10 डेफिनेशंस आपको याद करना होगा। और अगर आप इसको क्रैम नहीं करना चाहते हैं और अंकुर मलिक की बात मानना चाहते हैं तो बेटा जी एक बात मेरी मान लीजिए प्लीज, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उस एग्जाम्पल को दिमाग में अपने बसा लीजिए और उस एग्जाम्पल से इसको पूरे कॉन्सेप्ट को आप याद कर जाएंगे, सीख जाएंगे अभी के अभी इसी वीडियो में। आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिटन डेफिनेशंस फॉर दिस बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है मेरे भाई। चले बढ़ते हैं। अर्बन रोड्स में सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेसवेज और रूरल रोड में भी सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेसवेज। दोनों तरह के एक्सप्रेसवेज में क्या डिफरेंस है? अर्बन एक्सप्रेसवे इज पासिंग थ्रू ओनली अ अर्बन सिटी। एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर से निकलने वाले पूरे एक्सप्रेसवे को या एक बड़ा हाईवे जो आप देखते हैं
जिस पे पूरी सिटी का ट्रैफिक आके कलेक्ट हो जाता है, जिस पे पूरी सिटी के अलग अलग जगह से ट्रैफिक आके मूव करता है, उसी को बोला जाता है अर्बन एक्सप्रेसवे। इसकी 2 स्लाइड बाद आपको अर्बन एक्सप्रेसवे का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल मैं समझाऊंगा। आर्टेरियल स्ट्रीट्स वो होती हैं, सेकंड हम बात कर रहे हैं। और एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सप्रेसवे अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज लिसन द डेफिनेशन केयरफुली। इट इज द एक्सप्रेसवे विच it is the highway which is passing through the urban city of any particular place which is used to collect traffic from the entire city। एग्जाम्पल इसका हम आपको आवश्यक देंगे। देखिएगा, आर्टेरियल स्ट्रीट्स क्या है? आर्टेरियल स्ट्रीट्स वो स्ट्रीट्स हैं मेरे भाई जो एक्सप्रेस वे से ट्रैफिक को डाइवर्ज कराती हैं या मर्ज कराती हैं। आर्टेरियल स्ट्रीट्स या आर्टरीज ऑफ एन एक्सप्रेस वे वो रोड्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रैफिक को मर्ज और डाइवर्ज कराने में। किसमें? डायरेक्टली एक्सप्रेस वे में। आप समझ पाए होंगे इसको। सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स क्या होती है? दे आर सिमिलर टू आर्टेरियल स्ट्रीट्स, दे आर सिमिलर टू आर्टेरियल स्ट्रीट्स। बस फर्क क्या होता है कि आर्टरीज से सब आर्टरीज निकलती हैं, आर्टरीज से सब आर्टरीज निकलती हैं, माने कि एक्सप्रेस वे पे जो ट्रैफिक जा रहा था वो किस में डाइवर्ज हुआ? आर्टरी में डाइवर्ज हुआ। और आर्टरी में जो ट्रैफिक जा रहा था वो किस में डाइवर्ज हुआ? सब आर्टरी में डाइवर्ज हुआ। एक बात यहां याद रखिएगा कि एक्सप्रेस वे पे आर्टरीज जो हैं उनका डिस्टेंस आपस में होता है 1.5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की दूरी पे आप एग्जिट प्रोवाइड करते हो। क्यों प्रोवाइड करते हो? पॉपुलेशन को या ट्रैफिक को मर्ज या डाइवर्ज होने के लिए जगह देते हो। इसका एग्जाम्पल जब आप लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अभी आपको हम एग्जाम्पल देंगे, समझिएगा आगे। कलेक्टर स्ट्रीट्स क्या होती हैं? सब आर्टरीज से जो ट्रैफिक को कलेक्ट करती हैं, लोकल स्ट्रीट्स तक छोड़ के आती हैं, या फिर वापस से सब आर्टरीज में जो ट्रैफिक जाता है लोकल स्ट्रीट से, माने कि लोकल स्ट्रीट और सब आर्टरीज के बीच में जो मूवमेंट होगा ट्रैफिक का वो कलेक्टर स्ट्रीट्स में होगा। बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द ट्रैफिक फ्रॉम द लोकेलिटीज, एंड लोकल स्ट्रीट्स आर यूज्ड विद इन अ लोकेलिटी, लोकेलिटी के अंदर अंदर, एंड दे टर्मिनेट्स एट अ होम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दे टर्मिनेट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टर्मिनेट हो जाती है। अब आपको इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं और फिर वापस इस क्लासिफिकेशन पे आएंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। देखिए बेटा, दिमाग में नाम बस छाप लीजिए, एक्सप्रेसवे, आर्टेरियल स्ट्रीट, सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स, कलेक्टर स्ट्रीट्स एंड द लोकल स्ट्रीट्स। लेट अस प्रोसीड नाउ। अर्बन एक्सप्रेसवे, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आपको ये जो एक बहुत ही बड़ा हाईवे दिख रहा है जो डबल लाइन है ब्लू और रेड, उसके बीच में जो डॉटेड लाइंस हैं, ये पूरा मेरा एक जो पूरा हाईवे आपको दिख रहा है ये है एक अर्बन एक्सप्रेसवे। और जो आप ये देख पा रहे हैं कि 1.5 से 8 किलोमीटर, 1.5 से 8 किलोमीटर पे जो रोड निकल रहे हैं, ये 1.5 किलोमीटर होता है हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में और 8 किलोमीटर होता है लेस पॉपुलेटेड एरियाज में। तो जो ये आप अलग अलग रोड्स निकलते हुए देख रहे हैं एक्सप्रेसवे से, ये कौन है? ये आर्टरीज हैं। समझिएगा बेटा, पूरा ट्रैफिक किस पे है? अर्बन एक्सप्रेसवे पे है। अब अर्बन एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक कहाँ जा रहा है निकल के? जो मॉडर्न सिटीज बनाई जा रही हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा है, गुरुग्राम है, दिल्ली के चारों तरफ जो सिटीज बनाई जा रही हैं, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो उनका अटेम्प्ट ये है कि एक एक्सप्रेसवे सिटी के बीच से जाए और उससे सारी स्ट्रीट्स निकलती जाएं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में वो स्ट्रीट्स निकलती जाएं। और जो एक्सप्रेसवे से पहली स्ट्रीट या पहली रोड निकलती है उसको बोला जाता है आर्टेरियल स्ट्रीट। इसमें आपको बस डेफिनेशन समझ गए हैं और 1.5 से 8 किलोमीटर का पैरामीटर आप याद रखिए। उसके अलावा आप समझेंगे थोड़ा सा,
जो आप देख पा रहे हैं कि आर्टरीज निकल गई और आर्टरी से दो आप देखेंगे, नंबर 1 और नंबर 2, जो दो रोड्स निकले हैं 0 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो कहलाते हैं सब आर्टरीज। सब आर्टरीज माने एक्सप्रेस वे से गाड़ी आई आर्टरीज पे, आर्टरीज से गाड़ी आई सब आर्टरीज से, सब आर्टरीज से आप देखेंगे कि एक और रोड निकल रहा है छोटा सा, जिसको बोला कलेक्टर। कलेक्टर पे गया, कलेक्टर से एक और रोड निकल रहा है, उसको हमने बोला लोकल स्ट्रीट, और फाइनली इट टर्मिनेटेड एट होम, जहां आप स्माइल करते हुए बैठे हुए हैं। फिर से रिपीट करते हैं, एक्सप्रेस वे पे गाड़ी है आपकी, आपकी गाड़ी ने एग्जिट लिया आर्टरीज पे, आर्टरीज से वो गई सब आर्टरीज में, सब आर्टरीज से वो गई कलेक्टर स्ट्रीट पे, कलेक्टर से वो गई लोकल स्ट्रीट में, और फाइनली आप गए अपने घर। इसमें आपको जो याद रखना है मेरे बच्चे, वो याद ये रखना है कि जो लोकल स्ट्रीट्स हैं, जो लोकल स्ट्रीट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा, उन पे पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग इज अलाउड। पार्किंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग इज अलाउड। जो कलेक्टर स्ट्रीट्स हैं उनमें पार्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम इज नॉट अलाउड, इन द नाइट यू कैन, या फिर कुछ आवर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां का एसपी होते हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो फिक्स करते हैं, उन आवर्स में अलाउड नहीं है। उसके अलावा यू कैन पार्क। लोडिंग एंड अनलोडिंग इज अलाउड। आर्टरीज की अगर सब आर्टरीज की हम बात करते हैं, नो पार्किंग, नो लोडिंग, नो अनलोडिंग इज अलाउड, ओनली द ड्रॉपिंग इज अलाउड। यू कैन स्टॉप द व्हीकल, यू कैन ड्रॉप अ पैसेंजर एंड यू कैन मूव ऑन। सब आर्टरीज की ये बात थी। जब हम आर्टरीज पे आते हैं, नीदर स्टॉपिंग, नोर पार्किंग, नोर लोडिंग एंड अनलोडिंग, नथिंग इज अलाउड, नथिंग इज अलाउड। और एक्सप्रेस वे पे तो सवाल ही नहीं उठता। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो लोग एक्सप्रेस वे पे आराम से गाड़ी लगा के 4 दोस्त बाहर निकल के सेल्फी ले रहे होते हैं, विच इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो बेटा जी, एटलीस्ट यू बीइंग अ ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे इंजीनियर और अ सिविल इंजीनियर, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट दैट आई विल नॉट स्टॉप माई व्हीकल एंड आई विल नॉट लेट माई एनी ऑफ फ्रेंड्स स्टॉप द व्हीकल ऑन द एक्सप्रेस वे। मैं किसी को गाड़ी नहीं रोकने दूंगा मेरे दोस्त को एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि इट इज हाईली एक्सीडेंटल। एक्सप्रेस वे पे जो स्पीड हम परमिट करते हैं अर्बन एक्सप्रेस वेज पे, वो बहुत हैवी स्पीड होता है बेटा जी। 100-120 पे जब गाड़ी रन कर रही है, सामने किसी ने ब्रेक लगाया, हाउ विल इट बी मैनेजेबल फॉर द ड्राइवर? वो भी हम समझाएंगे एसएसडी में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको चाहिए मिनिमम। सो दिस इज हाउ द अर्बन एक्सप्रेस वेज गोज। अब वापस से हम चलते हैं अपना क्लासिफिकेशन पे, तो शायद आपको समझ आएगा हम क्या बात कर रहे थे। देखिए, एक्सप्रेसवेज की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्रेसवेज कौन है? जो सबसे बड़ा रोड जा रहा था। आर्टरियल स्ट्रीट्स कौन है? जो उससे निकल रही थी। सब आर्टरीज कौन है? जो उससे थोड़ा आगे निकल रही थी। कलेक्टर कौन है? जो आगे जा रही थी। और लोकल स्ट्रीट्स कौन है? जो फाइनली टर्मिनेट हो रही है आपके घर पे। फिर से देखिएगा एक बार, आपको दिखाएंगे। ये कौन है बेटा जी? दिस इज द एक्सप्रेस वे। ये कौन जा रहा है? देखिए, ये आर्टरी जा रही है। एक आर्टरी, दो आर्टरी, दो आर्टरी के बीच में डिस्टेंस कितना 1.528 किलोमीटर। आर्टरी से ये कौन निकला बेटा जी? ये दिस इज द सब आर्टरी। सब आर्टरी ने अपना ट्रैफिक किसको दे दिया? इधर, इसको। ये रहा। ये कौन है? दिस इज द कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट से कौन निकल गई अलग अलग? लोकल स्ट्रीट, जहां आप बैठे हैं स्माइल करते हुए अपने घर में, होम स्वीट होम। सो प्लीज रिमेंबर द क्लासिफिकेशन नाउ। अर्बन क्लासिफिकेशन कोई पूछता है, ये डायग्राम दे देना बेटा जी, और वो सारे नाम लिख देना और एक्सप्लेन कर देना, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूरल रोड्स की बात करते हैं। रूरल रोड्स की बात करते हैं। देखिए, नीचे वाले 4 नाम आपने सुने हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स। उसके ऊपर भी एक नाम है जिसका नाम है नॉन अर्बन एक्सप्रेसवेज। इसको समझाने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूंगा बेटा। पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। नॉन अर्बन एक्सप्रेसवेज आर मेड टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पस एंड इट passes through the rural and urban places of significance importance.
सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के प्लेसेस को ये आपस में जोड़ता है और एक स्पेशल पर्पस को सॉल्व करता है, वही कहलाता है नॉन अर्बन एक्सप्रेसवे। जैसे कि दो सिग्निफिकेंट प्लेसेस को जोड़ा गया सबसे पहले इंडिया में मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे के तहत, उसके बाद जोड़ा गया दिल्ली और आगरा को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से वो मशहूर हुआ। सो द प्लेसेस ऑफ द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, the places of the significance are connected using the known urban expressways in order to serve a special purpose, and the purpose of making the Taj Expressway was to save the time of the travelers who find their precious time to travel to the great Taj Mahal। वो समय बचाना चाहते थे। अब देखिए, नॉन अर्बन एक्सप्रेसवे को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। दो एग्जाम्पल हमने दिया, मुंबई पुणे बहुत सिंपल है, दिल्ली आगरा बहुत सिंपल है। अब मैं आपको इंडिया का सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेसवे को समझाऊंगा जिसका नाम है पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। पहले समझिए, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे वाज मेड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ स्पेशल पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द ट्रैफिक फ्रॉम द दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में आप सब ने सुना होगा और हाईवे इंजीनियर्स ने उसका ऐसा कमाल का सॉल्यूशन दिया कि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते उनको दिल्ली के ट्रैफिक से डरने की जरूरत नहीं है और उनको दिल्ली को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए, I'll show it to you. See, this is the example of a non-urban expressway. देखिए बेटा जी, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, नहीं तो ये सब चक्रव्यूह जैसा लगेगा, अभिमन्यु वाले, जिसमें आप फंस के रह जाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। देखिए, no book is quoting these example, no lectures are giving you these details. I worked really hard for you people, so please appreciate it and try to learn the best you can from it. चलिए, बीच में बेटा देखिए कौन है, दिल्ली है। अब दिल्ली के चारों तरफ आप जानते हैं कौन कौन बसा हुआ है। दिल्ली के चारों तरफ ये नाम शायद आपने ना सुने हो, कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, ये सब नहीं सुना है। दिल्ली के सबसे नजदीक आता है गुरुग्राम, जहां एयरपोर्ट है दिल्ली का, गुड़गांव जिसको हम बोलते हैं, जो गुरुग्राम हो गया है। एक तरफ आता है गुरुग्राम, एक तरफ आता है बहादुरगढ़, एक तरफ आता है फरीदाबाद, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, फरीदाबाद यहां पे आता है। एक तरफ आएगा नोएडा, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज सोनीपत और द कुंडली बॉर्डर। अब समझिए ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा और ब्रॉड करके देखते हैं। ब्रॉड करके जब आप देखते हैं तो दिल्ली जो मेरा है, द नेशनल कैपिटल, इज सराउंडेड बाय यूपी फ्रॉम द वन साइड एंड हरियाणा फ्रॉम द थ्री साइड्स, 1, 2 एंड 3। अगर हम दिल्ली की 4 साइड्स मानते हैं, 4 दिशाएं मानते हैं, तो उसमें से एक साइड जो नोएडा की तरफ है, वहां पे यूपी उसको कनेक्ट करता है, बाकी जगह पे इट इज हरियाणा, 1, 2, 3। अब हरियाणा के एक मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर ये सोचा कि मेरे अगर किसी इंसान को चंडीगढ़ आना है, समझिएगा बेटा जी बहुत ध्यान से इस बात को, मेरे किसी अगर सिटीजन ऑफ हरियाणा को चंडीगढ़ अगर आना है, कहां से, मान लेते हैं गुरुग्राम से, उसको क्या करना पड़ता है, पहले दिल्ली में एंटर करना पड़ता है, पूरा दिल्ली को क्रॉस करना पड़ता है और फिर चंडीगढ़ आना पड़ता है। तब तक हाई कोर्ट का टाइम ओवर हो जाता है और वो बेचारा, उसको एक दिन पहले चलना पड़ता है। And as a result of this traffic coming from Gurugram, Manesar and these parts of Haryana, यहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है, ये मानेसर गुरुग्राम वाला रोड आगे जाके कहाँ मिल जाता है, जयपुर जाता है, अनदर बिग सिटी, राजस्थान अनदर बिग स्टेट। ये सारा ट्रैफिक भी एक सिंगल हाईवे से दिल्ली में एंटर कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। जिस इंसान को यहां से जयपुर से जाना है कहां, गाजियाबाद या नोएडा या यूपी जाना है, उसको इससे क्या मतलब दिल्ली से भाई, बट उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो पहले यहां आएगा गुरुग्राम, पहले पूरा गुरुग्राम जो खुद दिल्ली से भी बड़ा हो गया है वो क्रॉस करेगा, पूरा उसका ट्रैफिक सहेगा, फिर दिल्ली पूरा सहेगा, फिर नोएडा पूरा सहेगा और फिर फाइनली यूपी जा पाएगा। तो
क्या किया गया, दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसा रोड बनाया गया जिससे दिल्ली का ट्रैफिक कम हो गया और लोगों की आने जाने की समस्या खत्म हो गई। इस हाईवे को नाम दिया गया पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। ध्यान से सुनिएगा, हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिसके अंडर ये पूरा एक्सप्रेसवे आता है, वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। सो दिस इज व्हाई आई नो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इट। चलिए समझिएगा बात को। ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया जिसका नाम रखा गया पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। ये पेरीफेरी क्या होता है? पेरीफेरी रिफ्लेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यू नो इट। पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। तो दिल्ली के चारों तरफ बाउंड्री पे एक ऐसा रोड बनाया गया कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रैफिक ऑफ द दिल्ली एंड टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज टू द ट्रैफिक मूविंग फ्रॉम जयपुर टू यूपी और फ्रॉम this part of Haryana to this part of Haryana और जयपुर टू आगरा। सो इस हाईवे को बनाया गया 6 पार्ट्स में। इसका 2 मेजर डिवीजन किया गया, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे एंड द वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। और ईच मेजर पार्ट कंसिस्टेड ऑफ 3 पॉकेट्स। 3 पॉकेट बनाया गया। कैसा पॉकेट? एक पॉकेट हुआ कुंडली से गाजियाबाद, इसको नाम दिया गया केजीपी। केजीपी का मतलब है कुंडली गाजियाबाद पलवल। एक हुआ केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल। सो बेसिकली आप समझिएगा बात को, कुंडली गाजियाबाद पलवल ये पूरा, इसको एक नाम दिया गया और इसको कुंडली मानेसर पलवल को एक नाम दिया गया। इसका कॉन्ट्रैक्ट गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और इसका कॉन्ट्रैक्ट गया हरियाणा गवर्नमेंट को। इन सब ने मिलकर इस एक्सप्रेसवे को पूरा किया एंड इन ऑर्डर ऑफ इट, इन रिजल्ट ऑफ इट, द ट्रैफिक, सिग्निफिकेंट हैवी ट्रैफिक ऑन द दिल्ली स्टेट इज नाउ इरेडिकेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत हद तक दिल्ली में बड़ा ट्रैफिक, ट्रक्स का ट्रैफिक अब इरेडिकेट हो चुका है। देखिए बेटा, ट्रक्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंट्री, उनको आप नहीं हटा सकते। दे ट्रांसपोर्ट द एंटायर नेसेसिटीज। सो उन सबको हम ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया और इसने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी दिए। अब आप समझिए सिविल इंजीनियर क्या कमाल कर सकते हैं, और इसी को नाम दिया गया पेरीफेरल एक्सप्रेसवे एंड इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन अर्बन एक्सप्रेसवे और इसका नंबर है नेशनल एक्सप्रेसवे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन अर्बन एक्सप्रेसवे को हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। National highways are the highways of the national importance which connects the national capital to the state capitals को कनेक्ट करते हैं। इनका साइन कन्वेंशन, इनका साइन बोर्ड क्या रहता है? व्हाइट और येलो माइलस्टोन यूज किया जाता है, किलोमीटर स्टोन जिसको आप बोलते हैं। तो येलो कहीं पे भी दिखेगा हाईवे पे तो समझिएगा नेशनल हाईवे है वो। ऐसे ही स्टेट हाईवेज क्या करते हैं? इट कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल्स टू द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर स्टेट कैपिटल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो दोज आर स्टेट हाईवेज। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, 2 तरह का क्लासिफिकेशन है। ये सब आपने बहुत पढ़ा होगा, जो आप पढ़ चुके हैं वो मैं आपको ज्यादा तवज्जो नहीं पढ़ा। जो कॉलेज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, वही मैं रिपीट करके चला जाऊं तो क्या फायदा। बेटा समझिए एक बात को, किसी भी चीज को आपसे कैसे आपको समझाना है वो हमारा काम है। और अगर मैं आपको वही पढ़ा के चला जाऊं जो आप पहले से जानते हैं, आप बोलेंगे अरे मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया था, सब समझ आया। लेकिन एफर्ट कब लगेगा? जब मैं आपको कुछ नया फीड करूंगा, कुछ नया सिखाऊंगा। अब ये क्लासिफिकेशन उस एग्जांपल के साथ शायद आपके दिमाग में आज हमेशा के लिए बस गया होगा। तो स्टेट हाईवेज की हमने बात किया, क्या? दीज कनेक्ट आइदर द स्टेट कैपिटल्स और द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू द स्टेट कैपिटल। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो मेजर मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर घूमते रहते हैं। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आप सोच सकते हैं कौन एमडीआर है, बड़े बड़े रोड्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाँ, तो एमडीआर का कलर कैसा होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट रोड्स का ऑरेंज होता है, ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज होता है। स्टेट हाईवेज में ग्रीन और व्हाइट होता है। विलेज रोड्स, देखिए विलेज रोड्स को इंडिया में अगर कुछ किसी ने शक्ति प्रदान की या करने का काम किया तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इंडिया में इतना ज्यादा रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराया। और उनका ये कहना था कि इंडिया का कोई गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स या मंडी से कनेक्टेड ना हो। मंडी मतलब क्या होता है बेटा जी? जहां हम अनाज को बेचते हैं।
जहां फार्मर्स यूज टू गो देयर एंड सेल देयर क्रॉप्स, वो इतना इंपॉर्टेंट काम है जिसको किया गया, जिसको शक्ति प्रदान की गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जिनका बहुत हाई विजन था, बहुत विजनरी आदमी वो थे। चले, तो आप ये क्लासिफिकेशन आपके जहन में बस गया होगा। इसके बारे में अब अगर कन्वेंशनल कभी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज पूछता है तो आप बहुत अच्छा कन्वेंशनल इस पे लिख सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं। चले बहुत आगे बढ़ते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड नॉन अर्बन एक्सप्रेसवे, देख लीजिए ध्यान से, अर्बन एक्सप्रेसवे देख लीजिए। बात करते हैं सेकंड पैरामीटर जिस पे डिजाइन स्पीड डिपेंड करता है, टोपोग्राफी और टेरेन। टेरेन और टोपोग्राफी कवर्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। अरे सर ये क्या बुकिश लैंग्वेज है बेटा जी। देखिए, टेरेन और टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि क्या मेरा वर्टिकल प्रोफाइल मतलब कितना अप्स है, कितना डाउन्स है, कितना राइज है, कितना फॉल है, यही तो होते हैं मेरे भाई क्या, वर्टिकल प्रोफाइल। तो बेटा जी, टेरेन और टोपोग्राफी कवर्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। टेरेन क्या है, प्लेन होगा, रोलिंग होगा, माउंटेन्स होगा या स्टीप होगा। ये सब डिसाइड कैसे होता है बेटा जी, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉस स्लोप। क्रॉस स्लोप क्या रहता है, परसेंटेज में होता है। 0 से 10% अगर क्रॉस स्लोप है तो कहलाएगा प्लेन, 10 से 25% अगर है तो कहलाएगा रोलिंग, 25 से 60 अगर है तो कहलाएगा माउंटेन्स, और 60 से ज्यादा है तो कहलाएगा स्टीप। अरे सर ये क्या परसेंटेज दिखा रहे हैं, सर नहीं समझ आ रहा बेटा। ये परसेंटेज से अगर आपको घबराहट हो रही है तो अगला स्लाइड देखिए, आपको मजा आएगा। देखिए, क्रॉस स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं बेटा जी, समझिए। मान लेते हैं एक लेंथ है रोड का, या एक लेंथ है लैंड का, पीस ऑफ लैंड का L, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए L, दिस इज L। उसके अलावा ये मेरा पीस ऑफ लैंड है जिसका प्रोफाइल कुछ साइन वेव जैसा है। साइन वेव, अरे सर फिजिक्स मत पढ़ाइए, बहुत दिमाग खराब होता है। सुनिए बेटा, जो साइन वेव होता है कुछ इसी तरह का होता है। उसमें क्या आप देखिएगा, ये कौन कहलाएगा, ये राइज कहलाएगा, ये कौन कहलाएगा, फॉल कहलाएगा, ये राइज, ये फॉल, ये राइज, ये फॉल, ये राइज, फिर फॉल, ये राइज, ये फिर फॉल। सो बेसिकली कैलकुलेटिंग ए समिंग समेशन ऑफ ऑल द राइज, माने x1 x3 x5 x7 सबको हम जोड़ देंगे और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, फॉल को, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल लेंथ से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा क्रॉस स्लोप। परसेंटेज है तो देखिए भाई 100 से तो गुना करना होगा, राइज माइनस फॉल डिवाइडेड बाय रन इनटू 100। बहुत सिंपल है मेरे भाई। इंजीनियरिंग सर्विसेज ने इससे क्वेश्चन पूछा है तो समझिएगा कि इंपॉर्टेंट ये है। एक बार जो पूछ लिया वो फिर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता मेरे भाई, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, याद रखिएगा हमेशा। सो बेसिकली द क्रॉस स्लोप इज राइज, कितना है राइज, x1 प्लस x3 प्लस x5 प्लस x7 टोटल राइज हुआ, माइनस द फॉल, फॉल कितना है, x2 प्लस x4 प्लस x6 डिवाइडेड बाय L, L मतलब टोटल रन या टोटल लेंथ इनटू 100, यही निकलेगा क्रॉस स्लोप का परसेंटेज। सो बेटा जी दिस इज इट अबाउट व्हाट, द फैक्टर डिपेंडेंसी ऑफ डिजाइन स्पीड। किस पे था, टाइप ऑफ रोड और टोपोग्राफी, दोनों पैरामीटर्स को हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। डिजाइन स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो टाइप ऑफ डिजाइन स्पीड को हम कैसे भूल सकते हैं। दो तरह का डिजाइन स्पीड होता है मेरे भाई, टाइप दो तरह का होता है, एक होता है रूलिंग डिजाइन स्पीड और दूसरा होता है मिनिमम डिजाइन स्पीड। देखो हमने बोला कि रूलिंग डिजाइन स्पीड या डिजाइन स्पीड क्या है, इट इज द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू, मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑन हाईवे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, जो उसमें ऑपरेशन सेफ हो सके, वही हमने बात किया। तो जो रूलिंग डिजाइन स्पीड है वो कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, अपर लिमिट को बोलेंगे रूलिंग डिजाइन स्पीड और लोअर वैल्यू को बोलेंगे मिनिमम डिजाइन स्पीड। सिंपल है, आपको दो वैल्यू सर्टेन करना है, फिक्स करना है, एक है मैक्सिमम एक है मिनिमम। मैक्सिमम क्या हुआ, रूलिंग डिजाइन स्पीड, मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम डिजाइन स्पीड। मिनिमम डिजाइन स्पीड का डेफिनेशन देख ले, इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन ऑन द हाईवे इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड अवॉइड द ट्रैफिक जैम्स। बेटा जी समझिए मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है, पूछिए। Now ask it yourself कि मिनिमम की रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा जी स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर वी हैव मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस क्या होती हैं बेटा, वहीं पे गाय चल रही है, वहीं पे भैंस चल रही है, वहीं पे इंसान चल रहा है, वहीं पे साइकिल चल रहा है, वहीं पे दो पहिया वाहन चल रहा है,
वहीं पे चौपहिया वाहन और वहीं पे बहुत हैवी ट्रक भी जा रहा है, फरारी भी जा रही है। अब बेचारा फरारी वाला पता लगा बैलगाड़ी के पीछे खड़ा है। So please, you have to ensure it that you maintain a minimum design speed on the highways so that there are no traffic jams. So in order to avoid the traffic jams on the highways, the minimum design speed has to be ensured. I hope आप समझ गए होंगे, you got this point। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल एक बार देखिएगा, this table recommended speeds by IRC as per highways in किलोमीटर पर आवर। देखिए IRC कौन है भाई? अरे यार IRC तो आप जानते हैं, आई नो, इंडियन रोड कांग्रेस है भाई, उसके वो पूरा गवर्न करती है इंडिया में, IRC करती है। एक और होता है आस्टो, थोड़ा सा होमवर्क करिएगा आस्टो के बारे में, देखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, तो रिकमेंडेड स्पीड्स बाय IRC एज पर हाईवेज इन किलोमीटर पर आवर, डिजाइन स्पीड और मिनिमम स्पीड का रेंज क्या दिया गया है। देखिए इस टेबल को नोट कर लीजिए, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, फिर भी पूछ सकता है मेरे भाई। सो टाइप ऑफ रोड रहेगा कौन सा? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR, विलेज रोड, यही तो हमने डिस्कस किया ना भाई। अब बोलोगे आर्टरी वार्टरी का क्या है सर? मेरे भाई अर्बन जो भी रोड जाता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चिपका देता है वो मानना पड़ता है, उसमें डिजाइन स्पीड का खेल ही नहीं है। चलिए बात करते हैं प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप, चार ही हमने क्या बात किया है? टेरेन बात किया है। तो टाइप ऑफ रोड, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ रोड, टोपोग्राफी, फिर से सुनिए, टाइप ऑफ रोड, टोपोग्राफी, दो फैक्टर्स दोनों पे डिपेंडेंट, और उसके बेसिस पे क्या? डिजाइन स्पीड। नेशनल हाईवे है तो 100 से 80 चला जाएगा प्लेन में, स्टीप है तो 40 से 30, ऐसा करके बेटा जी डिजाइन स्पीड है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एंड यू विल कम टू नो कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। तो सारे डिजाइन पैरामीटर्स को, डिजाइन एलिमेंट्स को हम इसी खूबसूरती के साथ कवर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। और बेटा जी रिपीट पे लगा के देखिए, और इस वीडियो को तभी एग्जिट करिएगा जब आप इससे पूरा सीख जाए। इफ यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम इट, तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं और आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सो प्लीज एंश्योर इट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड यू नीड नॉट टू क्रैम इट। इसको सीख के जाइएगा आज। चले बेटा जी, दिस इज इट अबाउट द डिजाइन स्पीड। अभी देखिए सीधी सी बात है, वी हैव टू क्रैक गेट ESC एंड वी आर क्रैकिंग इट। लेट्स क्रैक गेट ESC विद अनअकैडमी नाउ। याद रखिएगा इसको। यूट्यूब पे चले जाइएगा, कमेंट करिएगा जो भी मेरा वीडियो आए उस पर, और गेट ESC चैनल जो हमारा है यार उसको जरूर थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करिए, ये सब आप जानते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वहां पे आप जुड़ेंगे तो आपको फ्री वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस जो हमारा सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आप वहां पे डाउट सेशन या जो भी चीजें हैं आप उस पर सीख सकते हैं। चलिए बेटा जी, दिस इज इट अबाउट द डिजाइन स्पीड। होप करते हैं, वी होप कि आपको समझ आया होगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा।